हे गुड मॉर्निंग एवरीवन। हम लोग जो है संविधान के इम्पोर्टेंट आर्टिकल को पढ़ रहे थे और हम लोग ने पिछले क्लास में कवर किया था पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 एंड पार्ट 4। मैंने बताया था कि जो संविधान का जो पार्ट 1 है वो 1 से लेकर 4 तक आर्टिकल है जिसमें यूनियन और उसके टेरिटरी के बारे में डिस्कस किया गया है। फिर मैंने बताया कि जो संविधान का भाग 2 है, पार्ट 2 है, वो सिटीजनशिप के बारे में डिस्कस करता था जो कि 5 से लेकर 11 तक आर्टिकल में लिखा गया है। फिर मैंने बताया कि जो संविधान का पार्ट 3 है वो हमारे फंडामेंटल राइट को डिस्कस करता है, जिसको हम लोग ने सबसे इम्पोर्टेंट बोला था कि संविधान का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट जो है वो पार्ट 3 है, जो 12 से 35 तक था। फिर उसके बाद हम लोग ने पार्ट 4 देखा था जिसमें DPSP की चर्चा की गई है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी का, जो हमने बताया था 36 से लेकर 51 तक। यहाँ तक हम लोग ने पढ़ लिया था। आज जो हम लोग पढ़ेंगे पार्ट 5 से आगे को देखेंगे और देखेंगे जितने भी इंपॉर्टेंट आर्टिकल है उसको कोशिश करेंगे कि आज कवर हो जाए कि नहीं आया समझ। जो पार्ट 5 है ना वो 52 से लेके 151 तक आर्टिकल में डिस्कस किया गया है। इसमें जो है हमारे देश के गवर्नमेंट का फंक्शन कैसा होगा, यूनियन गवर्नमेंट है उसके बारे में डिस्कस किया गया है, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के बारे में डिस्कस किया गया है, जुडिशरी के बारे में भी डिस्कस किया गया है। लेकिन ये सब इंपॉर्टेंट नहीं है, आपको आर्टिकल इंपॉर्टेंट है। जैसे मैं बताऊँगा कि आगे जो भी आर्टिकल है वो कौन कौन से आर्टिकल है जो इम्पोर्टेंट है। जैसे आप देख सकते हैं कि जो प्रेसिडेंट है, तो प्रेसिडेंट का जो आर्टिकल है कहाँ से कहाँ तक है, तो 52 से 62। ये याद रखना है कि जो प्रेसिडेंट का आर्टिकल संविधान में डिस्कस किया गया है 52 से लेकर के आर्टिकल 62 तक डिस्कस किया गया है। अभी सभी आर्टिकल को हम लोग देखते हैं एक एक करके कि कौन कौन सा आर्टिकल इंपॉर्टेंट है। तो जैसे प्रेसिडेंट का जो है 52 बोलता है, आर्टिकल 52 बोलता है कि जो हमारे देश में एक प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया होगा। क्या होगा? हमारे देश में एक प्रेसिडेंट होगा। कौन बोलता है? तो आर्टिकल 52 बोलता है। आर्टिकल 53 बोलता है कि वो जो प्रेसिडेंट होगा ना उसमें एक्सिक्यूटिव पावर निहित होगा। दैट मीन्स वो जो होगा हमारे देश का एक्सिक्यूटिव हेड होगा। ओके सर, एक्सिक्यूटिव हेड का मतलब क्या होता है? तो देखो, एक्सिक्यूटिव हेड का मतलब होता है कि उसके पास ना हमारे देश को पूरे मैनेज करने का, पूरे देश का एडमिनिस्ट्रेशन को संभालने के पावर होगा। वही हमारे देश को संभालेगा, हमारे नेशन का एडमिनिस्ट्रेटिव पावर, एडमिनिस्ट्रेशन फंक्शन को संभालेगा। आप देखे होंगे कि हमारे देश में कोई भी चीज़, कोई भी बिल जो पास होता है वो फाइनल साइन किसका होता है? प्रेसिडेंट का होता है। तो ये 53 यही बोलता है कि जो प्रेसिडेंट होगा ना उसमें एक्सिक्यूटिव पावर जो होगा, क्या होगा? एक्सिक्यूटिव पावर होगा। मतलब वो एक्सिक्यूटिव हेड होगा हमारे देश का। क्योंकि सर और कोई हेड होता है क्या? यस। एक होता है लेजिस्लेटिव हेड, वो प्राइम मिनिस्टर होता है, वो लेजिस्लेटिव का हेड है, जो कानून बना रहा है उसका हेड है। लेकिन एक्सिक्यूटिव हेड कौन है? तो प्रेसिडेंट है। तो आर्टिकल 52 एंड 53 समझे आप। आर्टिकल 52 बोलता है कि हमारे देश में एक प्रेसिडेंट होगा, और आर्टिकल 53 बोलता है कि वो जो प्रेसिडेंट होगा ना उसमें एक्सिक्यूटिव पावर निहित होगा। कि नहीं आया समझ में? एक्सिक्यूटिव हेड होगा वो। आर्टिकल 54 बोलता है कि प्रेसिडेंट का जो इलेक्शन होगा ना उसमें कौन कौन से लोग भाग लेंगे। आप जानते होंगे कि हमारे देश में जो प्रेसिडेंट का चुनाव होता है उसमें हम लोग भाग नहीं लेते हैं, हम लोग प्राइम मिनिस्टर वाले में भाग लेते हैं। लेकिन प्रेसिडेंट का जो चुनाव होता है उसमें कौन लोग भाग लेते हैं? तो आपको पता होना चाहिए, उसमें MP MLA सब भाग लेते हैं। ठीक है, जो वोट करते हैं वो MP MLA करते हैं। मैं कोई अपना लेक्चर लूँगा ना तो उसमें बताऊंगा प्रेसिडेंट का इलेक्शन कैसे होता है। ठीक है, अभी बस आपको ये याद रखना है कि आर्टिकल 54 बोलता है कि प्रेसिडेंट का इलेक्शन जो होगा उसमें कौन कौन से लोग भाग लेंगे। इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट जब हम बताएंगे ना उसमें बताएंगे कि इलेक्टोरल कॉलेज होता है, इसमें जो होता है कौन कौन से भाग लेंगे उसका बताया गया रहता है कि इलेक्टोरल कॉलेज में कौन कौन से। जैसे मैं आपको अभी बता दूं कि जो लोकसभा होते हैं हमारे देश में और जो राज्यसभा होता है ना उसमें जो इलेक्टेड MP होते हैं ना वो भाग लेते हैं इसके इलेक्शन में। साथ ही साथ हमारे स्टेट जो भी है स्टेट है उसमें भी इलेक्टेड MLA होता है, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, MLA, वो लोग भी भाग लेते हैं प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के इलेक्शन में। ठीक है, साथ ही साथ दिल्ली और पौंडीचेरी 2 UT के जो MLA होंगे ना वो भी भाग लेंगे। कि नहीं आया समझ में? इतने लोग जो है भाग लेते हैं प्रेसिडेंट के इलेक्शन में, जिसे इलेक्टोरल कॉलेज बोला जाता है। तो आर्टिकल 54 क्या बोलता है? आर्टिकल 54 बोलता है कि इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट में कौन कौन से लोग भाग लेंगे, जिसे इलेक्टोरल कॉलेज में रखा जाता है। तो मैंने बताया कि चार मेन चीज़ बताया मैंने इसे, कि जो इलेक्टेड मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होगा लोकसभा और राज्यसभा का वो भाग लेंगे। साथ ही साथ MLA जो होगा स्टेट का इलेक्टेड होना चाहिए। इलेक्टेड, एक नॉमिनेटेड भी होता है, नॉमिनेटेड नहीं लेते हैं भाग इसमें, इलेक्टेड लेते हैं। ठीक है, आपको कि सर नॉमिनेटेड क्या होता है, तो डीप में मैं नहीं जाऊँगा। ठीक है, अभी आपको बस इतना याद रखना है कि आर्टिकल 54 बोलता है कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो होगा उसका चुनाव में कौन कौन से लोग भाग लेंगे। फिर आर्टिकल 55 है। आर्टिकल 55 बोलता है मैनर्स ऑफ द इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट। मतलब क्या होता है कि मतलब जो प्रेसिडेंट का इलेक्शन होगा ना वो किस तरह से होगा,
कैसे होगा, मैनर्स क्या होगा उसका। तो कहोगे सर ये क्या होता है मैनर्स। तो देखो एक्चुअली ना प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का जो इलेक्शन होता है ना, वो होता है प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन थ्रू द सिंगल ट्रांसपोर्टेबल वोट सिस्टम। उसमें क्या होता है कि एक वोटिंग सब जितने लोग भाग लेंगे उसको बैठा दिया जाता है, उसको कहता है कि आप लोग अपना वोट डालिए। लेकिन वोट जो होता है ना वो प्रेफरेंस बेसिस पे होता है। ये नहीं कि आप एक आदमी को वोट देंगे, आप जितने भी लोग खड़े हैं सबको आपको वोट देना है, लेकिन प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग देना है। 1 किसको देना है आपको, 2 किसको प्रेफरेंस देना है, तीसरा प्रेफरेंस किसको देना है, चौथा प्रेफरेंस किसको देना है। तो इसी सब के बारे में डिस्कस किया गया है किसमें, आर्टिकल 55 में, कि मैनर्स क्या होगा, कैसे इलेक्शन कैसे होगा। ठीक है, एक बार वोट कराया जाता है तो उसमें वोटिंग में आपको एक लोग को नहीं वोट देना है, आपको प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग वोट देना है। तो ये आर्टिकल 55 में डिस्कस की गई है कि नहीं आया समझ में। आर्टिकल 56 बोलता है कि प्रेसिडेंट का जो चुनाव होगा, प्रेसिडेंट जो हमारे देश के बनेंगे वो कितना साल तक अपने ऑफिस में रहेंगे। तो आपको पता होना चाहिए टर्म ऑफ ऑफिस ऑफ ए प्रेसिडेंट जो है हमारे देश में, जो प्रेसिडेंट का चुनाव होता है, जो प्रेसिडेंट बनते हैं ना वो 5 साल के लिए बनते हैं कि नहीं आया समझ में। तो आर्टिकल 56 बोलता है कि उनका टर्म कितने साल का होगा कि नहीं आया समझ में। आर्टिकल 58 बोलता है कि क्वालिफिकेशन ऑफ प्रेसिडेंट, मतलब हमारे प्रेसिडेंट का क्वालिफिकेशन क्या होगा। तो क्वालिफिकेशन क्या होता है प्रेसिडेंट का, कि उसको 35 साल का एज होना चाहिए, हमारे देश का नागरिक होना चाहिए, साथ ही साथ लोकसभा के एमपी के रूप में क्वालिफाइड होना चाहिए। मतलब लोकसभा के एमपी के लिए जो क्वालिफिकेशन लगता है ना वो भी उसके पास होना चाहिए कि नहीं आया समझ में। तो आर्टिकल 58 डिस्कस करता है किसके बारे में, तो क्वालिफिकेशन ऑफ प्रेसिडेंट के बारे में कि नहीं आया समझ में। आर्टिकल 50 उसके बाद 60 याद रखना है, 59 इंपॉर्टेंट नहीं है। आर्टिकल 60 बोलता है ओथ एंड अफर्मेशन ऑफ द प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट का शपथ कैसे होता है उसके बारे में आर्टिकल 60 बोलता है कि नहीं ऐसा देख सकते हैं। 60 में भी 0 है और ओथ में भी जो पहला वर्ड है वो आता है, दोनों 0 के जैसा दिखता है। तो आर्टिकल 60 बोलता है ओथ एंड अफर्मेशन ऑफ द प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट का जो शपथ है कैसे होगा, तो आपको पता होगा कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो होते हैं हमारे देश में, वो प्रेसिडेंट का क्या कराते हैं, यही प्रेसिडेंट का क्या शपथ दिलवाते हैं कि नहीं आया समझ, जो कि 5 साल के लिए होते हैं। उसके बाद जो है वो 61 बोलता है क्या, इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट के बारे में, कि प्रेसिडेंट को इम्पीच कैसे किया जाएगा। कोई सारी इम्पीचमेंट क्या होता है, तो देखिए इम्पीचमेंट का मतलब होता है कि हटाना, पद से हटाना। तो प्रेसिडेंट को पद से कैसे हटाएंगे, तो ये एक बहुत ही लंबा प्रोसेस होता है, आपको पता होना चाहिए, बहुत ही हार्ड भी होता है। मतलब प्रेसिडेंट को हटाना बहुत ही मुश्किल होता है। सबसे पहले कहोगे सर प्रेसिडेंट कैसे हटाता है, देखो जब तक कॉन्स्टिट्यूशन को अगर वायलेट नहीं करेगा ना तो उनको नहीं हटा सकता है कोई भी। प्रेसिडेंट को हटाने के लिए कॉन्स्टिट्यूशन को वायलेशन करना पड़ेगा, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन को जब तक प्रेसिडेंट वायलेट नहीं करेगा तब उसको नहीं हटा सकते। लेकिन हटाएगा कौन, तो हटाएगा पार्लियामेंट कि नहीं आया समझ। कहोगे सर प्रेसिडेंट से ऊपर तो कोई है ही नहीं, तो उसको कौन हटाएगा, तो मैं बताऊंगा कि प्रेसिडेंट को हटाने के लिए पार्लियामेंट है। ठीक है, इसीलिए बोला जाता है कि प्रेसिडेंट का जो हटाने का काम है ना वो लेजिस्लेटिव एक्शन होता है। मतलब लेजिस्लेटिव एक्शन मतलब पार्लियामेंट एक्शन ले रहा है ना, तो इसीलिए लेजिस्लेटिव एक्शन बोला जाता है। जबकि इंडिया में और किसी को भी हटाता है ना उसे एक्सिक्यूटिव एक्शन बोला जाता है, क्योंकि उसको और किसी को हटाना प्रेसिडेंट हटाएगा, लेकिन प्रेसिडेंट को कौन हटा रहा है, तो पार्लियामेंट हटा रहा है। तो इसीलिए प्रेसिडेंट का जो रिमूवल होता है, प्रेसिडेंट का जो इम्पीचमेंट होता है वो एक लेजिस्लेटिव एक्शन होता है, जबकि और लोगों का हटाना जो होता है ना वो एक्सिक्यूटिव एक्शन होता है। क्योंकि और लोगों को कौन हटाता है, जैसे एक IAS ऑफिसर को हटाएगा पद से कौन, तो प्रेसिडेंट हटाएगा। तो प्रेसिडेंट को तो मैंने शुरू में ही बोला था, प्रेसिडेंट जो होता है एक्सिक्यूटिव हेड होता है। तो इसीलिए बोला जाता है कि रिमूवल ऑफ द ऑल पर्सन जो है वो एक एक्सिक्यूटिव एक्शन है, जबकि प्रेसिडेंट का रिमूवल जो है वो एक लेजिस्लेटिव फंक्शन है, क्योंकि उसको हटा कौन रहा है, तो पार्लियामेंट हटा रहा है कि नहीं आया समझ में। ठीक है, तो प्रेसिडेंट को हटाने का जो प्रोसेस है ना उसके बारे में डिस्कस करता है हमारा आर्टिकल कौन सा, 61 डिस्कस करता है। फिर आर्टिकल 62 बोलता है कि मानो कि प्रेसिडेंट का कुछ हो गया, प्रेसिडेंट को या तो मानो इम्पीच कर दिया या प्रेसिडेंट का तबीयत खराब हो गया, वो छुट्टी पे चले गए बहुत दिन के लिए, तब क्या होगा उसका, मतलब सीट खाली रहेगा क्या, तो कहता है हाँ 6 महीने तक उसके सीट पे वाइस प्रेसिडेंट बैठे रहेंगे कि नहीं है इसमें। मतलब कि 6 महीना तक तो वाइस प्रेसिडेंट उस पर बैठा रहेगा, लेकिन आफ्टर 6 मंथ जो है, 6 मंथ मतलब कि विद इन द 6th मंथ जो है ना इलेक्शन कराना पड़ेगा इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को कि नहीं आया समझ। तो आर्टिकल 62 बोलता है कि टाइम ऑफ होल्डिंग द इलेक्शन टू फिल द वैकेंसी ऑफ प्रेसिडेंट। मतलब कि अगर प्रेसिडेंट का सीट वैकेंट रहता है, खाली रहता है, तो 6 महीना के अंदर में जो है प्रेसिडेंट के सीट को क्या करना पड़ेगा, उसके चुनाव करना पड़ेगा और उसके सीट पे किसी ना किसी को बैठाना पड़ेगा। ठीक है, और तब जब तक नहीं चुनाव होता है तब तक कौन बैठता है, तो वाइस प्रेसिडेंट बैठता है कि नहीं आया समझ में। तो इस तरह से आप लोगों ने प्रेसिडेंट का जो आर्टिकल है 52 से 62 तक देखा कि नहीं आया समझ में। अब जो है उसके बाद आता है हम लोग का वाइस प्रेसिडेंट।
ठीक है। जो वाइस प्रेसिडेंट का आर्टिकल है ना वो 63 से लेकर 73 तक, लेकिन इसमें थोड़ा और भी कुछ कुछ है। बस याद रखो आप कि जो वाइस प्रेसिडेंट का आर्टिकल है वो 63 से 73 तक है, ठीक है। अब देखो आर्टिकल 63 बोलता है कि हमारे देश में एक क्या होगा, वाइस प्रेसिडेंट होगा, ठीक है। आर्टिकल 63 क्या बोलता है कि हमारे देश में एक वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया होगा। फिर आर्टिकल 64 बोलता है कि जो वाइस प्रेसिडेंट होगा ना वो चेयरमैन ऑफ राज्यसभा होगा। आप देखे होंगे ना कि हमारे देश में जो पार्लियामेंट होते हैं, लोकसभा और राज्यसभा, तो राज्यसभा के हेड जो है, राज्यसभा का जो चेयरमैन होता है कौन होता है, वाइस प्रेसिडेंट उस पर बैठे होंगे। अब अभी जगदीप धनखड़ जी है, तो जगदीप धनखड़ जी को आप देखे होंगे कि राज्यसभा के चेयरमैन के सीट पे बैठे हुए हैं, जैसे लोकसभा में ओम बिरला जी बैठे हैं कि नहीं है उसमें। तो ये हमारा आर्टिकल 64 बताता है कि जो वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया होगा ना वो राज्यसभा का चेयरमैन होगा। एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ आपको बताता हूँ कि वाइस प्रेसिडेंट के पास कोई काम नहीं है, मतलब उसका बस काम यही है कि राज्यसभा का चेयरमैन, आपको पता होना चाहिए कि सभी को काम का सैलरी मिलता है ना कि नहीं मिलता है, मिलता है। प्रेसिडेंट को भी सैलरी मिलता है। आपको पता है वाइस प्रेसिडेंट को जो सैलरी मिलता है ना वो वाइस प्रेसिडेंट के लिए नहीं मिलता है, उसको राज्यसभा का चेयरमैन है उसके लिए मिलता है। तो मतलब यही है कि देखो वाइस प्रेसिडेंट भारत में इसीलिए बनाया गया ताकि वो राज्यसभा का चेयरमैन बन सके कि नहीं आया सुन। तो क्या याद रखना है कि आर्टिकल 63 डिस्कस करता है वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया होगा, और आर्टिकल 64 डिस्कस करता है कि वाइस प्रेसिडेंट जो होगा वो राज्यसभा का चेयरमैन होगा, ठीक है। फिर उसके बाद आर्टिकल 71 इंपॉर्टेंट है। ये आर्टिकल बताता है कि अगर कोई भी मैटर्स होता है ना प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट के चुनाव में, मतलब मैटर्स मतलब कि अगर कुछ डिस्प्यूट होता है, कुछ भी होता है ना, तो उसका निपटारा कौन करेगा, तो ये बताता है आर्टिकल 71 में। और इसमें लिखा गया है कि अगर वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया या फिर प्रेसिडेंट के इलेक्शन में कुछ भी गड़बड़ी होता है, कुछ भी डिस्प्यूट होता है ना, तो उसको सुप्रीम कोर्ट देखेगा। कौन देखेगा, सुप्रीम कोर्ट देखेगा ही नहीं, सुप्रीम कोर्ट उस पर डिसीजन भी देगा, और सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन बाइंडिंग नेचर का होगा। बाइंडिंग नेचर समझते हैं ना कि मतलब जो बोल देगा वही होगा कि नहीं आया समझ। तो आर्टिकल 71 क्या बोलता है, मैटर्स रिलेटेड टू द इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, मतलब इसका सुनवाई कौन करेगा, सुप्रीम कोर्ट करेगा और कोई भी कोर्ट नहीं करेगा, ठीक है। उसके बाद आर्टिकल 72 होता है, और आर्टिकल 72 डिस्कस करता है पावर ऑफ प्रेसिडेंट टू ग्रांट द पार्डन। मतलब क्या हुआ कि प्रेसिडेंट के पास पावर होता है क्या, ग्रांट द पार्डन, किसी को क्षमा दान करने की। आप सुने होंगे कि जो भी लोग जो है ऑफेंस करते हैं, कोई भी लोगों को सजा होता है, तो वो प्रेसिडेंट को एक जो है अपना क्षमा याचना पत्र देते हैं ताकि उसको माफ़ किया जा सके। तो प्रेसिडेंट के पास ये पावर होते हैं कि प्रेसिडेंट किसी के सज़ा को क्या कर सकते हैं, माफ़ कर सकते हैं। तो आर्टिकल 72 जो है वो डिस्कस करता है कि प्रेसिडेंट के पास पावर होते हैं कि वो किसी भी पर्सन के सज़ा को क्या कर सकते हैं, पार्डन कर सकते हैं। पार्डन ही नहीं होते, आपको पता होगा, मैंने ETC लिखा है, ठीक है। तो इसमें बहुत सारे और भी कुछ हैं, रिप्राइव भी कर सकते हैं, रिस्पाइट भी कर सकते हैं, रिमिशन भी कर सकते हैं, कॉम्यूटेशन भी कर सकते हैं। ये सब क्या होता है, ये सब कुछ नहीं है। सिंपल सा आप ये याद रखो कि प्रेसिडेंट के पास पावर होता है कि किसी के सज़ा को या तो माफ़ कर सकते हैं टोटली, या तो उसको कम कर सकते हैं, या उसके जो सज़ा है उसके नेचर को बदल सकते हैं। ये सब कर सकते हैं प्रेसिडेंट, ठीक है। किसके अंतर्गत, आर्टिकल 72 के अंतर्गत कि नहीं आया समझ। उसके बाद आर्टिकल 74 डिस्कस करता है कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर टू एड एंड एडवाइस द प्रेसिडेंट। क्योंकि सर ये क्या होता है, एड एंड एडवाइस द प्रेसिडेंट। देखो क्या होता है कि हमारे देश में जो प्रेसिडेंट होता है ना, वो जो काम करते हैं ना, वो किसके एडवाइस पे काम करते हैं, तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के एडवाइस पे। क्योंकि सर ये काउंसिल ऑफ मिनिस्टर क्या होता है, तो जो नरेंद्र मोदी जी है ना, वो नरेंद्र मोदी और इसके नीचे जितने भी मंत्री हैं ना, उसे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर बोला जाता है, COM बोला जाता है, ठीक है कि नहीं आया समझ में। तो जो COM होते हैं ना वो हमेशा एडवाइस करते रहते हैं प्रेसिडेंट को कि नहीं आया समझ में, क्योंकि प्रेसिडेंट को ना हर एक काम करने के लिए इनका एडवाइस जरूरी होता है, कुछ कुछ चीज़ को छोड़ करके, क्योंकि कुछ कुछ चीज़ वो खुद भी करते हैं, लेकिन उसका एड एंड एडवाइस के लिए कौन जरूरी होता है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। आपको पता होना चाहिए कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। अगर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर नहीं रहेगा ना तो प्रेसिडेंट कुछ नहीं रहेगा कि नहीं आया उसमें। इसीलिए आर्टिकल 74 डिस्कस करता है कि हमेशा काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होना चाहिए, जो कि क्या करेगा, हमेशा हेल्प करेगा और एडवाइस देगा प्रेसिडेंट को, ठीक है कि नहीं आया समझ में। आर्टिकल उसके बाद 76 है, वो क्या है, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। क्योंकि सर ये क्या होता है अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, तो देखिए क्या होता है ना कि हम लोग को मान लो कोई केस लड़ना है, तो केस लड़ने के लिए हम लोग क्या करते हैं, वकील करते हैं। उसी तरह सरकार को भी कोई केस लड़ना होगा तो उसको वकील ज़रूरत होगा ना, तो सरकार के पास भी एक वकील होता है जो एडवाइजर होता है सरकार का, लीगल एडवाइजर उसे हम लोग बोलते हैं। जो हमारे प्राइम मिनिस्टर हुए ना, मतलब प्राइम मिनिस्टर मतलब मैं बात कर रहा हूँ यूनियन गवर्नमेंट का,
यूनियन गवर्नमेंट का जो लीगल एडवाइजर होता है ना, उसे अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया कहते हैं कि नहीं आया इसमें। मतलब सरकार का केस कौन लड़ेगा, तो सरकार का केस लड़ेगा अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। ये बहुत ही पढ़े लिखे, बहुत ही बड़े लॉयर होते हैं कि नहीं आया समझ। क्योंकि सर सरकार पे केस कौन करता है, तो सरकार पे तो आप भी केस कर सकते हैं, क्योंकि मैंने आपको पार्ट 3 में बताया ना कि आपके फंडामेंटल राइट में अगर कुछ भी उल्लंघन होता हो तो आप डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं कि सर मेरा फंडामेंटल राइट सरकार नहीं दे रहा है कि नहीं आया समझ में। तो सरकार के पर भी केस होता है, उसको जो लड़ता है ना, तो सरकार का अपना वकील होता है जिसे बोला जाता है अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। इस अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया को हेल्प करने के लिए और भी 2 लॉयर होते हैं जिसको सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया बोलते हैं, जो किसको हेल्प करता है, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया को कि नहीं आया समझ में। तो अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया आर्टिकल 76 में डिस्कस किया गया है, और ये जो होता है हमारे सरकार का यूनियन गवर्नमेंट का लीगल एडवाइजर होता है कि नहीं आया समझ में। अब इसके बाद जो है ना हम लोग देखते हैं पार्लियामेंट से रिलेटेड कुछ आर्टिकल। ठीक है, जो पार्लियामेंट के बारे में जो आर्टिकल है वो आर्टिकल 79 से 123 तक है। ठीक है, तो आपको सबसे पहले याद रखना है कि आर्टिकल 79 बोलता है कि हमारा देश में जो पार्लियामेंट होगा वो कैसा होगा, उसके बारे में डिस्कस करता है। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्लियामेंट को डिस्कस करता है आर्टिकल 79। फिर उसके बाद आर्टिकल 80 बोलता है कि राज्यसभा होगा हमारे देश में, मतलब एक जो होगा हमारे देश में राज्यसभा होगा जो कि अपर हाउस होगा। और आर्टिकल 81 बोलता है कि एक हमारे लोअर जो हाउस होगा लोकसभा होगा कि नहीं आया समझ कि मतलब समझे कि नहीं समझे। आर्टिकल 79 बोलता है कि हमारे देश में पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ पार्लियामेंट्री सिस्टम होगा, जहाँ पे पार्लियामेंट होगा, एक अपर हाउस होगा, एक लोअर हाउस होगा। अपर हाउस का आर्टिकल कौन सा है, राज्यसभा, और लोअर हाउस का आर्टिकल कौन सा है, लोकसभा कि नहीं आया समझ। फिर इसके बाद आर्टिकल 108 को देखिए कि आर्टिकल 108 क्या बोलता है, बोलता है ज्वाइंट सीटिंग ऑफ बोथ हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट इन सर्टेन केसेस। इसका मतलब क्या हुआ कि देखिए क्या होता है ना, कुछ कुछ बिल जो पास होता है, आप जानते होंगे कि बिल पास करने का रूल क्या होता है, लोकसभा से पास करता है, राज्यसभा से पास करता है, फिर उसको प्रेसिडेंट जो है साइन करता है। लेकिन कुछ कुछ बिल क्या होता है ना, किसी एक सदन में मतलब लोकसभा या राज्यसभा में पास ही नहीं होते हैं। ठीक है, तब फाइनली जाकर के उस बिल को पास कराना अगर इम्पोर्टेंट होता है ना, तो क्या करते हैं लोकसभा के जो चेयरमैन होते हैं ना, वो ज्वाइंट सीटिंग बुलाते हैं कि नहीं, सॉरी प्रेसिडेंट जो है ज्वाइंट सीटिंग बुलाते हैं। कौन बुलाते हैं, प्रेसिडेंट। और प्रेसिडेंट कहते हैं कि दोनों लोग, लोकसभा वाले लोग और राज्यसभा दोनों लोग जो है बैठ करके इस पर वोटिंग कीजिए और कोशिश कीजिए कि इस बिल को पास किया जा सके। नहीं आया समझ। तो ज्वाइंट सीटिंग बैठाने का जो कॉन्सेप्ट है ना, मतलब लोकसभा और राज्यसभा के एमपी को सभी को एक जगह बैठा करके वोटिंग कराने का कॉन्सेप्ट, ये आर्टिकल 108 में दिया गया है। नहीं आया समझ। इसको बुलाता कौन है ज्वाइंट सीटिंग को, तो प्रेसिडेंट बुलाता है। और इस ज्वाइंट सीटिंग का जो हेड होता है ना, वो लोकसभा का स्पीकर होता है। ठीक है कि नहीं आया समझ में। उसके बाद आर्टिकल 110 है, आर्टिकल 110 बोलता है कि मनी बिल के बारे में बोलता है। क्योंकि सर मनी बिल क्या होता है, तो देखो कोई भी बिल, मैंने अभी बता रहा था कि जो बिल पास होते हैं ना हमारे लोकसभा राज्यसभा में, उसमें से अगर कोई बिल जो है ना वो फाइनेंस से रिलेटेड बिल हो। क्योंकि सर ये फाइनेंस से रिलेटेड बिल क्या होते हैं, देखो फाइनेंस से रिलेटेड बिल का मतलब ये हुआ कि कोई ऐसा बिल जो कि मतलब और टैक्सेस सबसे रिलेटेड हो, मतलब रुपया पैसा से रिलेटेड हो। फाइनेंस से रिलेटेड अगर कुछ भी चीज़ होगा ना, उसे हम लोग बोलते हैं मनी बिल। जैसे एग्जांपल के लिए मैंने बताया कि टैक्स से अगर रिलेटेड कोई बिल तिल रहेगा ना, टैक्स से रिलेटेड वो होगा। उसके बाद आप कह सकते हैं पब्लिक एक्सपेंडिचर से रिलेटेड, अगर गवर्नमेंट का बोरोइंग ऑफ द मनी, गवर्नमेंट अगर कहीं से बोरो कर रहा है मनी, मतलब देख रहे हो ना कि सब बिल जो है वो रिलेटेड टू फाइनेंस है। तो अभी लोकसभा का जो स्पीकर होता है ना, वो डिसाइड करता है कि ये मनी बिल है कि नहीं है। ठीक है, अगर उसने पता, उसको लगा, लोकसभा के स्पीकर को लगा कि हाँ ये रुपया सबसे रिलेटेड है, जैसे कि एग्जांपल टैक्सेशन से रिलेटेड है, पब्लिक एक्सपेंडिचर से रिलेटेड है, या गवर्नमेंट का बोरोइंग ऑफ मनी है, या एक्सपेंडिचर ऑफ मनी है, तो उस सबसे रिलेटेड है ना। अगर CFI मतलब कॉन्सोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया का अगर कुछ रहेगा इस सब के बारे में, तो इसे मनी बिल बोला जाता है। ठीक है, उस बिल को मनी बिल बोला जाता है कि नहीं है इसमें। और मनी बिल के बारे में हमारा आर्टिकल 110 डिस्कस करता है। ठीक है, इसके बाद आर्टिकल 112 है जो बजट को डिस्कस करता है। हमारे देश में हमेशा देखे होंगे कि 1 फरवरी को बजट जो होता है वो रिलीज होता है। तो बजट को एक्चुअली नाम क्या है, एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ठीक है, एक साल में जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट होता है उसे बजट बोला जाता है। ठीक है कि नहीं है समझ। आर्टिकल 112 जो है वो बजट को बताता है, बजट आप जानते ही होंगे। ठीक है, इसके बाद आर्टिकल 123 है, आर्टिकल 123 ये बताता है कि पावर ऑफ प्रेसिडेंट के पास ये पावर होता है टू प्रोमोगेट, क्या करने के लिए, प्रोमोलगेट द ऑर्डिनेंस ड्यूरिंग द रिसेस ऑफ पार्लियामेंट। इसका मतलब क्या हुआ कि इसका मतलब ये हुआ कि एक्चुअली क्या होता है, देखिए हमारे देश में जब भी मतलब सदन चलता है, लोकसभा राज्यसभा चलता है, आप जानते होंगे ना कि हमारे देश में 3 सेशन होता है।
मतलब एक समर सेशन होता है, एक विंटर सेशन होता है, और भी एक सेशन होता है बजट सेशन, ठीक है। तो 3 सेशन होता है। लेकिन अगर मानो कि 3 सेशन जो हुआ लगभग में 2-3 महीने का एक सेशन होता है, ठीक है। तो मतलब हर साल तो नहीं चलता है ना सदन, लोकसभा राज्यसभा हर साल तो नहीं चलता है। तो जब सदन चलेगा तभी बिल कोई पास होगा। लेकिन मानो कि सदन चल ही नहीं रहा है, तो उस समय अगर बिल का जरूरत है पास करना, तब क्या होगा? तो तब जो है प्रेसिडेंट ऑर्डिनेंस जारी करता है। क्या जारी करता है? ऑर्डिनेंस। मतलब कि वो भी जो होता है सेम टू सेम लोग, जैसे लोकसभा राज्यसभा में कोई बिल पास होता है ना, उसी तरह का होता है प्रेसिडेंट का ऑर्डिनेंस। वो बिल को एक तरह से समझो ना, जैसे एग्जाम्पल के लिए मैं बता दूं कि कुछ दिन पहले किसान के लिए कोई बिल पास कर दिया था गवर्नमेंट ने, जिसके बाद में गवर्नमेंट ने जो है ख़त्म कर दिया। तो वो एक ऑर्डिनेंस था कि नहीं आया समझ में? तो मतलब मेरा कहना ये है कि जब जो संसद जो है ना सेशन में नहीं रहता है ना, तब प्रेसिडेंट के पास पावर होता है कि वो एक ऑर्डिनेंस जारी करेगा जो कि सेम टू सेम लॉ की तरह होगा और वो देश में लागू हो जाएगा। फिर जब सदन जो आएगा ना, जब संसद चलने लगेगा ना, तो उस ऑर्डिनेंस को पास किया जाता है कि नहीं आया समझ? तो आर्टिकल 123 क्या है? तो प्रेसिडेंट का पावर को डिस्कस करता है टू इशू द क्या? ऑर्डिनेंस। ऑर्डिनेंस जारी करने का शक्ति देता है प्रेसिडेंट को कि नहीं आया समझ में? ओके। अब जो है सुप्रीम कोर्ट से रिलेटेड कुछ आर्टिकल हम लोग देखते हैं। जो आर्टिकल 124 है ना, वो बोलता है कि एस्टेब्लिशमेंट एंड कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट का एस्टेब्लिशमेंट होगा और उसका कॉन्स्टिट्यूशन बताता है सुप्रीम कोर्ट का, ठीक है। आप जानते हैं कि हमारे देश के सबसे बड़े कोर्ट जो होते हैं वो सुप्रीम कोर्ट होते हैं, ठीक है। उसके बाद आर्टिकल 129 बताता है सुप्रीम कोर्ट बी द कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड। क्योंकि सर ये कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड क्या होता है? तो देखो, कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड का मतलब हुआ कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड का दो मतलब यहाँ से दो मीनिंग निकलता है, ठीक है। एक मीनिंग बोलता है कि कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड का मतलब ये हुआ कि सुप्रीम कोर्ट जो है ना अपना जितना भी मतलब जो सेंटेंस बोल रहे हैं, मतलब जो जजमेंट दे रहे हैं, उस सभी को रिकॉर्ड करके रखा जाएगा कि नहीं आया समझ? कि नहीं आया समझ? तो कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड का मतलब होता है कि सुप्रीम कोर्ट में जितने भी जजमेंट दिए गए, जितने भी जो कुछ भी हुए, ठीक है, सबको क्या करके रखा जाएगा? प्रोसीडिंग एक्ट, जितना भी पनिशमेंट दिया गया है, जो भी किया गया, उस रिकॉर्ड को रखना है। और साथ ही साथ एक दूसरा इसका मतलब ये भी होता है कि अगर सुप्रीम कोर्ट के किसी भी चीज़ को कोई आदमी अगर उसको हनन करता है, उसकी बात को नहीं मानता है, एनीथिंग कुछ भी, तो उसे जो है हम लोग क्या बोलते हैं? उसे मतलब कि कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट उस पर लगता है। कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट मतलब कि अगर कोर्ट मतलब ये भी पावर होता है सुप्रीम कोर्ट का कि उस पर्सन पे पनिश कर सके। जैसे कोई भी लोग जो है सुप्रीम कोर्ट के बारे में कुछ गलत बोल देता है, तो उसे उस पर जो है कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट लगता है। तो ये भी पावर सुप्रीम कोर्ट को देखता है 129 आर्टिकल। मतलब 129 आर्टिकल में कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट जो होगा ना, एक अभिलेख न्यायालय होगा। मतलब कि वो अपने सभी जजमेंट को, अपने सभी सब चीज़ को क्या करेगा? रिकॉर्ड करके रखेगा। क्योंकि सर ये रिकॉर्ड करके रखने से क्या होता है? तो देखो, इस रिकॉर्ड को ना एज ए प्रूफ देखा जाता है। मतलब क्या कि ये फ्यूचर में काम आते हैं इस रिकॉर्ड सब। मतलब कि जैसे हाई कोर्ट है ना, हाई कोर्ट को ही अपना डिसीजन देना है हाई कोर्ट को, तो सुप्रीम कोर्ट का बहुत सारे जो जजमेंट दिए गए हैं ना, पिछले जजमेंट सब, उस सबको पढ़ता है और देखता है कि उसमें से कुछ काम आने वाला है, तो एज ए प्रूफ यहाँ पे दिखाया जाता है कि नहीं आया समझ। इसीलिए रिकॉर्ड बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। अगर कोर्ट की बात का कोई अवमानना करता है तो उसे कोर्ट ऑफ कॉन्टेम्प्ट का भी पावर जो है आर्टिकल 129 ही देता है। फिर इसके बाद है आर्टिकल 143। आर्टिकल 143 क्या बोलता है? पावर ऑफ प्रेसिडेंट टू कंसल्ट द सुप्रीम कोर्ट। ये भी आर्टिकल बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये आर्टिकल बताता है कि प्रेसिडेंट के पास ये पावर है कि प्रेसिडेंट जो है सुप्रीम कोर्ट से एडवाइस ले सकता है, किसी भी मामले में कंसल्ट कर सकता है। आप कहोगे सर प्रेसिडेंट को क्या ज़रूरत है सुप्रीम कोर्ट का? तो देखो, प्रेसिडेंट भी, उसको भी एक लीगल एडवाइज़र की ज़रूरत होती है, ठीक है। तो प्रेसिडेंट को जब लीगल एडवाइज़र की ज़रूरत होगा ना, तो डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट को कहेगा कि मुझे हेल्प करो, मुझे बताओ इसका बारे में सब कुछ। नहीं, प्रेसिडेंट देश के हेड होते हैं, तो इसीलिए प्रेसिडेंट के पास ये पावर है कि वो डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट से कंसल्ट करेगा कुछ एडवाइस लेने के लिए। 143 बताता है कि नहीं आया समझ में। उसके बाद 148 है। 148 बताता है कि हमारे देश में क्या होगा? कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया होगा। क्योंकि सर ये कौन होता है? तो देखो, ये जो होता है ना, कंप्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया जो होते हैं, ये हमारे जो भी सरकार का बही खाता होता है ना, जो सरकार का अकाउंट होता है ना, उसको ये क्या करता है? ऑडिट करता है। ऑडिट तो आप जानते होंगे कि ऑडिटर जो बनते हैं एसएससी के एग्जामिनेशन से, तो ऑडिटर का काम होता है, ये हमारे देश के कहा जाता है कि ये फर्स्ट ऑडिटर है। हमारे देश के फर्स्ट ऑडिटर किसको बोला जाता है? कैग को बोला जाता है कि नहीं आया समझ में। तो कैग जो होता है सरकार के अकाउंट का क्या करता है? ऑडिट करता है। क्योंकि सरकार के कितने अकाउंट होते हैं? तो सरकार के 3 अकाउंट होते हैं कि नहीं आया समझ। आगे मैं बताऊंगा कि एक कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया होता है, एक कंटीजेंसी फंड होता है। तो इस सब को ऑडिट करना, सरकार के खाता सबका ऑडिट करना
किसका काम है? तो कैग का काम है, कंप्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, ठीक है, जिसके 148 में डिस्कस किया गया है कि नहीं आया समझ, ठीक है। इसके बाद हम लोग गवर्नर से रिलेटेड कुछ देखते हैं। हमारे स्टेट में जो है चीफ मिनिस्टर और जो है गवर्नर बैठे रहते हैं, तो गवर्नर से रिलेटेड आर्टिकल 153 बोलता है कि हर एक स्टेट में एक गवर्नर होगा। कौन इसको नियुक्त करता है? तो प्रेसिडेंट इसको नियुक्त करता है कि नहीं आया समझ में। उसके बाद आर्टिकल 161 बोलता है कि जो पावर ऑफ गवर्नर टू ग्रांट द पार्डन, जिस तरह मैंने बताया ना कि प्रेसिडेंट के पास भी क्षमा करने की क्या होती है? पावर होते हैं, किसी की सजा को क्षमा करने की पावर होती है। उसी तरह गवर्नर के पास भी पावर होते हैं कि वो किसी पर्सन को क्या कर सकते हैं? किसी के पर्सन के सजा को कम कर सकते हैं कि नहीं आया समझ। लेकिन याद रखना है कि गवर्नर का जो ये क्षमा करने की पावर है ना, ये जो क्षमा करने की पावर है, ये दो चीज़ को नहीं क्षमा कर सकता है। एक, किसी का अगर पनिशमेंट जो है उसका डेथ पनिशमेंट मिला है ना, तो उसको ये नहीं क्षमा कर सकता है गवर्नर, ठीक है। और एक दूसरा क्या नहीं माफ कर सकता है? तो किसी को मानो कि मार्टर कोर्ट से, मतलब मैटियल कोर्ट, मतलब कि अगर सेना वाला कोर्ट से कुछ पनिशमेंट मिला है ना, तो उसको भी ये नहीं क्षमा कर सकते हैं कि नहीं आया समझ। लेकिन प्रेसिडेंट के पास सभी प्रकार के क्षमा करने की पावर है। लेकिन जो गवर्नर का पावर होता है क्षमा करने का, इसमें दो चीज़ इंक्लूडेड नहीं है। एक कौन सा? एक मैंने बताया कि इसका डेथ सेंटेंस, किसी को अगर डेथ सेंटेंस का सजा मिला है कोर्ट के द्वारा, तो इसको माफ़ नहीं कर सकता है गवर्नर कि नहीं आया समझ में। और एक चीज़ मैंने बताया कि अगर कोई जो मार्टियल कोर्ट है ना, मार्टियल कोर्ट, उससे अगर कुछ पनिशमेंट किसी को मिलता है ना, तो उसको भी सज़ा को माफ़ नहीं कर सकता है कौन? गवर्नर। लेकिन प्रेसिडेंट के पास सभी प्रकार का क्षमा करने की पावर है कि नहीं आया समझ। अब हम लोग स्टेट मिनिस्टर और एडवोकेट जनरल ऑफ स्टेट के बारे में कुछ आर्टिकल देखते हैं। आर्टिकल 163 जो है ना, ये बताता है कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर टू एड एंड एडवाइज द गवर्नर। इसका मतलब क्या हुआ कि मैंने आपको बताया ना, जिस तरह से प्रेसिडेंट को हेल्प कौन करता है? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर ऑफ यूनियन। मतलब हमारे जो लोकसभा में जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होते हैं ना, जो मंत्री होते हैं और प्राइम मिनिस्टर होते हैं, वो प्रेसिडेंट को हेल्प करता है। उसी तरह हमारे स्टेट जो होते हैं ना, राज्य जो होते हैं, वहाँ पे चीफ मिनिस्टर और उसके जो मंत्री होते हैं ना, वो गवर्नर को एडवाइस करते हैं। ये आर्टिकल हमारा 163 आर्टिकल होता है कि नहीं आया इसमें। उसके बाद 165 आर्टिकल है, ये बताता है कि हर एक स्टेट में, मतलब जो स्टेट है ना, वहाँ पे एडवोकेट जनरल ऑफ स्टेट होंगे। क्योंकि सर ये क्या होता है एडवोकेट जनरल ऑफ स्टेट? तो देखो मैंने बताया ना कि हमारे यूनियन गवर्नमेंट को, जो हमारे सेंटर में बैठे हुए हैं, उसको एक एडवाइज़र की ज़रूरत होती है, लीगल एडवाइज़र की ज़रूरत होती है, वकील की ज़रूरत होती है, जिसे हम लोग अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया कहते हैं। तो उसी तरह हमारे स्टेट को भी ना, मतलब हमारे जो राज्य हैं, जैसे बिहार एक स्टेट है, तो बिहार का जो गवर्नमेंट है, सीएम है, उसको भी तो एक लीगल एडवाइज़र की ज़रूरत होगी ना, जो उसका केस लड़ेगा। तो उसे हम लोग बोलते हैं एडवोकेट जनरल ऑफ इंडिया कि नहीं आया समझ। एडवोकेट जनरल ऑफ स्टेट, वो स्टेट का है ना, इसीलिए स्टेट बोलेंगे। तो 165 आर्टिकल बोलता है इसके बारे में कि नहीं आया समझ। इसके बाद आप देखिए कि आर्टिकल 213 बोलता है कि पावर ऑफ हाई कोर्ट टू क्या करने के लिए, सॉरी ये पावर ऑफ हाई कोर्ट नहीं होना चाहिए, या गवर्नर होना चाहिए। पावर ऑफ गवर्नर टू क्या? प्रोमोलगेट द ऑर्डिनेंस ड्यूरिंग द रिसेस ऑफ स्टेट लेजिस्लेशन। इसका मतलब क्या हुआ कि गवर्नर के पास ये पावर होता है। ये याद रखना है कि ये पावर ऑफ गवर्नर है। क्या है? पावर ऑफ गवर्नर। पावर ऑफ गवर्नर टू क्या करने के लिए? प्रोमलगेट द ऑर्डिनेंस ड्यूरिंग द रिसेस ऑफ द स्टेट लेजिस्लेशन। इसका मतलब ये हुआ कि जब स्टेट का जो लोग, जैसे स्टेट में होता है ना लेजिस्लेटिव असेंबली, अगर वो सेशन में नहीं है ना, तो वो क्या करेगा? अगर गवर्नर भी है, कुछ लॉ को पास कर सकते हैं, जिसे ऑर्डिनेंस बोला जाता है। ऑर्डिनेंस पावर ऑफ गवर्नर। जिस तरह मैंने बताया ना कि प्रेसिडेंट भी जो है ऑर्डिनेंस जारी करते हैं जब संसद नहीं चलता है, उसी तरह स्टेट में जो लेजिस्लेटिव असेंबली होती है, वो अगर नहीं चल रहा हो, मतलब उसका सेशन नहीं चल रहा हो, तो उस समय जो है गवर्नर जो है कोई भी कानून पास कर सकते हैं, कोई बिल पास कर सकते हैं, जिसे आर्टिकल 213 में डिस्कस किया गया है कि नहीं आया समझ। उसके बाद आर्टिकल 214 बोलता है कि हर एक स्टेट में क्या होगा? एक हाई कोर्ट होगा। नहीं आया समझ। हाई कोर्ट होगा। हाई कोर्ट ऑफ द स्टेट के बारे में आर्टिकल 214 डिस्कस करता है। हर एक स्टेट नहीं याद रखना है, क्योंकि आप देखे होंगे कि बहुत सारे स्टेट में नहीं भी है हाई कोर्ट, ठीक है। तो हाई कोर्ट ऑफ द स्टेट, हर एक मतलब हर एक नहीं, स्टेट में हाई कोर्ट होगा, ये हमारा आर्टिकल 214 बोलता है कि नहीं आया समझ में। आर्टिकल 215 बोलता है कि जो हाई कोर्ट होगा ना, वो भी कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड होगा। मतलब कि ये जो हाई कोर्ट होगा ना, ये भी जो है अपने रिकॉर्ड करेगा, मतलब जितना भी अपना जजमेंट देगा, जो कुछ देगा ना, उसको रिकॉर्ड करके रखेगा कि नहीं आया समझ में।
साथ ही साथ मैंने बोला था कि इसके पास भी पावर होता है कोर्ट ऑफ कॉन्टेम्प्ट का। इसका मतलब क्या हुआ कि इसके भी बात को अगर कोई नहीं मानता है, मतलब हाई कोर्ट का कोई मजाक उड़ाता है, तो वो उस आदमी पे ये कोर्ट जो है, हाई कोर्ट जो है, उस पर कोर्ट ऑफ कॉन्टेम्प्ट का चार्ज कर सकता है कि नहीं ऐसे, जिसमें 6 महीना का सजा भी होता है, फाइन भी होता है, वगैरह वगैरह सब। तो आर्टिकल 215 क्या है? तो आर्टिकल 215 है कि जो हाई कोर्ट होगा उसे कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड होगा। उसका काम होगा कि जितने भी जजमेंट देगा, जो भी देगा, उसको क्या करना है, रिकॉर्ड के रूप में रखना है अपने प्रोसीडिंग्स को, ताकि जूनियर कोर्ट जो है उस प्रोसीडिंग को एज ए प्रूफ जो है अपना हेल्प ले सके कि नहीं है समझ में। उसके बाद आर्टिकल 226 है। आर्टिकल 226 बोलता है पावर ऑफ हाई कोर्ट टू इश्यू द सर्टेन डीड्स। मैंने आपको 32 में बताया कि नहीं बताया? आर्टिकल 32 में जो आर्टिकल 32 था ना, उसमें बताया गया था कि सुप्रीम कोर्ट के पास जो है पावर होता है, सुप्रीम कोर्ट के पास कि रीट जारी कर सकता है। वो आर्टिकल 32 में लिखा गया है कि नहीं आया समझ में। उसी तरह हाई कोर्ट के पास भी पावर होता है रीट जारी करने का, 226। क्योंकि सर ये रीट क्या होता है? तो देखो रीट जो होता है ना, तो रीट जो होता है वो क्या होता है? रीट जो होता है एक ऑर्डर होता है, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट का ऑर्डर होता है। क्या? तो देखो सुप्रीम कोर्ट देखता है कि जब हमारे देश में फंडामेंटल राइट का अगर कोई लोग वायलेशन कर रहा हो ना, उस समय जो है सुप्रीम कोर्ट क्या करते हैं, रीट जारी करते हैं उसके अगेंस्ट, मतलब एक ऑर्डर जारी करते हैं कि ये बंद करो वगैरह वगैरह सब। तो सुप्रीम कोर्ट रीट जारी करता है आर्टिकल 32 के अंतर्गत, और हाई कोर्ट भी अपना ऑर्डर जारी करता है किसी के अगेंस्ट, किसके अंतर्गत? तो 226 के अगेंस्ट। आपको याद रखना है कि रीट जो होता है एक ऑर्डर होता है। क्या होता है रीट? एक ऑर्डर होता है, एक आदेश होता है सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट का। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट केवल फंडामेंटल राइट के लिए जारी करता है, और हाई कोर्ट जो है फंडामेंटल राइट के लिए भी जारी कर सकता है और लीगल राइट के लिए भी जारी कर सकता है कि नहीं है इसमें। तो याद रखना है कि आर्टिकल 226 जो है वो जो है रीट पावर देता है हाई कोर्ट को कि नहीं है इसमें। इसके बाद है आर्टिकल 239 का डबल ए। मतलब ये 239 का ए क्या है? ये स्पेशल प्रोविजन फॉर द दिल्ली के लिए बनाया गया है। क्योंकि सर ये क्या है? देखो हमारे देश में बहुत सारे यूटी है, नहीं है, यूनियन टेरिटरी है, लेकिन दिल्ली में कुछ स्पेशल आपको दिखता है कि नहीं दिखता है? तो क्योंकि सर हाँ दिखता है ना, यहाँ पे चीफ मिनिस्टर होते हैं और जगह तो लेफ्टिनेंट होता है। तो यस यही बात मैं कर रहा हूँ कि जो ये 70वां अमेंडमेंट किया गया ना, जो 17th अमेंडमेंट किया गया था कॉन्स्टिट्यूशन में 1992 को, तो इसी अमेंडमेंट पे जो है मतलब दिल्ली के पास ये प्रोविज़न दिया गया कि इसमें क्या होगा कि यहाँ जो होगा एमपी भी होगा, मतलब देखते होंगे कि आप लेजिस्लेटिव असेंबली भी होता है कि नहीं होता है, मतलब यहाँ पे चीफ मिनिस्टर होते हैं, उसके मंत्री भी होते हैं। तो ये सब जो स्पेशल प्रोविज़न यूटी को मिला है, दिल्ली को मिला है, वो आर्टिकल 239 ए के द्वारा मिला है कि नहीं आया समझ में? ओके।